अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। आपके नॉलेज में होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फ़ैसला, जिसमें इसराइल को ख़बरदार किया गया नस्ल कुशी के हवाले से, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के हवाले से। उस फ़ैसले की क्या तफसीलात हैं, वो फ़ैसला इतना ही क्यों आया, सीज़ फायर पर क्यों नहीं मुंतज हुआ, उसमें कौन कौन से जज थे, जजेस की क्या बैकग्राउंड थी, आगे क्या होने जा रहा है, इस बारे में तफसीली तौर पे आपको बताएंगे। और दूसरा, एक ऐसे कागज़ का आपको बताएंगे कि जिसकी अमरीकियों को तलाश थी और शाह महमूद कुरैशी साहब के टाइम पर वो वजारत हारजा से मांग रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने वजारत हारजा को मना कर दिया, ख़बरदार है कागज़ किसी ने अमरीकियों को दिता थे। तो उस पर मैं आपको बताऊंगा वो क्या कागज़ था। और तीसरी चीज़, पीटीआई के लिए खुशखबरी कि उनके काफ़ी लोग जो हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है सुप्रीम कोर्ट जाकर। तो आगे बढ़ने से पहले आपको रिमाइंडर के चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको टर्न ऑन करें, और लाइक आप करते रहते हैं और किया करें। और जो मैं प्रोग्राम करता हूँ ना उसको ध्यान से देखा करें। मैं प्रोग्राम करता रहता हूँ, दरमियान में कई जो हैं उस पर व्यूज़ कम आ रहे होते हैं, तो ध्यान से प्रोग्राम को देखा करें। तो नाजरीन, आगे बढ़ें, चलें बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फ़ैसला बहुत अच्छा फ़ैसला ये है कि उन्होंने इसराइल को मना किया है, इसराइल को ख़बरदार किया है कि एहतियात से काम लें, कि आपके बस में जो भी है इसराइल को कहा है कि वो काम करो जिससे ये तासर या ये हरकतें नहीं होनी चाहिए कि आप नस्ल कुशी में मुलव्वस हो, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलव्वस हो। और अगले 1 महीने की रिपोर्ट जो है उसके बारे में जो कुछ आगे भी कर रहा है, यानी कि उसकी एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो एग्जामन करेंगे और ये मामला जो है वो आगे फिर जो है इस पर आगे अभी इस एलिगेशन के मेरिट को चेक करना है कि क्या वाकई नस्ल कुशी हो रही है। एक तो ये है कि जो हम कह रहे हैं, एक ये है कि जो अदालत अपने अंदाजे से या कानून के मुताबिक देखती है। बेसिकली ये जो एक जेनोसाइड पे एक कन्वेंशन है उसको इन्वोक किया गया है, और जेनोसाइड पे कन्वेंशन इत्तेफाक वक्त की बात है 1948 में बना था, जब यहूदियों की नस्ल कुशी उधर जो जर्मनी में हुई थी, हिटलर ने की थी, जो कुछ 60 लाख यहूदी मार दिए थे, जो हॉलोकॉस्ट का जो हमने सुना होगा, आपने सुना होगा। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये एक कन्वेंशन बना था कि किसी भी कोई नस्ल या मज़हब या किसी मुल्क के लोगों को टारगेट करके उनको मारना, ये जेनोसाइड में आता है। तो अब ये है कि बेसिकली ये केस जो है साउथ अफ्रीका लेकर गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। साउथ अफ्रीका ने फौरी तौर पे जंग बंदी का मुतालबा किया था। साउथ अफ्रीका के 9 मुतालबे थे, जिनमें से एक ये था कि फौरी तौर पे जंग बंदी की जाए, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उधर वो जाने दी जाए। अब यह है कि फौरी तौर पे जंग बंदी का उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फ़ैसला नहीं दिया। उन्होंने ये कहा है कि ध्यान नाल काम करना है। जो इसराइल वाले हैं उनको ये कहा है कि आपके एक्शन से जो है ना नस्ल कुशी वाला एलिमेंट या कोई ऐसा एक्ट जैसे नस्ल कुशी के आप ज़ुमरे में आते हो वो आपने नहीं करना, और जो कुछ आप कर चुके हैं उसका तो हम अभी जायज़ा लेंगे। अब यह है कि उन्होंने फौरी तौर पे सीज़ फायर का ऐलान क्यों नहीं किया। सीज़ फायर का ऐलान, अब ये ना कहना कि मैं कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्पोक्स पर्सन बन गया हूँ, मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मामला किस तरह चलते हैं। तो उसमें यह था कि इसराइल का ये पॉइंट था, उन्होंने कहा जी कि हमारी जो लड़ाई है उधर दूसरा जो है हमास है, हमास जो है वो इंटरनेशनल, वो एक कोई इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं है, यानी कि इस सेंस में कि वो कोई दूसरा मुल्क नहीं है। हम तो वैसे ही लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी कि लोग तो हर बेचारे वो उसमें शहीद हो रहे हैं, हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं। और लिहाजा अगर आप हम पर पाबंदी लगाएंगे तो दूसरी साइड पे कैसे पाबंदी लगाएंगे। वो अलग बात कि हमास ने इंटरव्यू में इस फैसले के बाद कहा कि अगर कोई इस तरह की जंगबंदी की बात होती है तो हम भी उस पर अमल करेंगे, लेकिन लीगली जो इसराइल ने यह पॉइंट उठाया, अब यह है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला इस तरह करना है कि ਉਹਦੀ भी कोई इज्जत रह जाए, यानी कि कोई ਉਹਦੀ भी गल मान ले, उन्होंने चिट्टे वालों की कुछ शर्म करे। यानी कि उधर जो जज बैठे हुए हैं 15 जज हैं जो मुश्किल जज हैं, और 2 जो हैं, एक साउथ अफ्रीका से था, साउथ अफ्रीका चूँकि इस केस में कंप्लेनेंट था, और जो दूसरा है जो इस केस में मुलजम है इसराइल, एक जज उनका था। उन जजेस की भी एक अपनी हिस्ट्री है। जो साउथ अफ्रीका वाला है वो भी बुज़ुर्ग कोई मेरे ख्याल 76 साल के हैं, और वो अपार्थाइड रजीम में कि वो विक्टिम्स में शामिल होते हैं, और वो उसी जेल में
कैद थे जिधर नेल्सन मंडेला को रखा गया था। और जो इसराइल वाला जज है, यानी कि वो 86 साल उसकी उम्र है, और वो जो है हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर है। वो उस टाइम बच्चा था जब वो उसकी फैमिली जो है वो गेटो में थी। उसकी माँ ने उसको एक बैग में स्मगल करके उधर से निकाला, और वो ऐसा ऐसा फिर इधर इसराइल पहुंच गया। वो इसराइल का चीफ जस्टिस भी रह चुका है। ये दो लोग जो हैं वो भी उसमें शामिल थे। और जो जेनोसाइड वाली जो एक दो प्रोविजन थी उसमें तो इसराइल वाले ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बाकी जो थी कि उधर जो है ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से कि वो पहुंचने दीजिए, इस तरह के जो मामला जो कोर्ट ने आर्डर किए हैं उस पर इसराइली जज जो है उसने भी सपोर्ट किया है। एक उधर थी कोई जो है मनहूस किस्म की कोई एक युगंडा की जज, यानी मनहूस का मैं वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि युगंडा जो है वो खुद जो है जेनोसाइड का शिकार हुआ है। उधर जो है यानी कि बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग मरे, लेकिन वो एक वाहिद जज थी यानी कि जिधर इसराइल ने भी सपोर्ट किया, इसराइली जज ने, उधर उसने नहीं सपोर्ट किया। यानी कि एक वाहिद जज है कि जिसने उस केस में एक तरह से मुकम्मल तौर पे इख्तिलाफ राय किया है। अब ये है जी कि मामला आगे चला है, यानी कि ये आगे इस पर होगा क्या। एक तो ये है कि ये इस चीज़ का इकरार कि जो इसराइल को ख़बरदार किया है कि कोई इस तरह के एक्ट से बचना है कि जिसमें एक जेनोसाइड की बू आए, नस्ल कुशी का एक तासर जाए, तो वो अगर आप करोगे तो उसमें आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो इसका एक मतलब ये हुआ कि ख़दशा है बड़ा एक मजबूत किस्म का, कवी इम्कान है कि उधर कोई एक नस्ल कुशी हो रही है। अब यह है कि जो इसमें हम तो कहते हैं कि नस्ल कुशी हो रही है, ये जो आगे उधर केस होगा उसमें तासर फिर ये जाता है जी कि हमास जो है उन्होंने भी इसराइल वाले के लोगों को टारगेट किया, सिर्फ इसराइलियों को टारगेट किया जी। वो उसको कहते हैं जी हमारी नस्ल कुशी हुई थी। वो अलग बात कि उनके कुछ 1400 बंदे जो हैं वो उस टाइम वो मरे थे। इधर जो है अभी तक कोई मेरे ख्याल 47,000 के करीब लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, और कोई 60,000 से ऊपर ऐसे हैं कि जिनकी जो ज़ख्मी हैं गज़ा में। और अब लेकिन ये जो फ़ैसला आया ना उसके बाद जो इसराइल के इत्तेहादी हैं वो भी उसकी सपोर्ट करने के हवाले से उसके एक्शंस के मामले में केयरफुल होंगे कि अगर कोई ये जेनोसाइड वाला कहीं साबित हो गया चीज़ तो उसमें वो भी सारे बढ़ जाएंगे, यानी कि वो उनके लिए भी मसाइल पैदा हो जाएंगे। वो हाँ अमेरिका हो या यूके हो, वो फ़ौजी इमदाद को अब रोकना शुरू कर देंगे। तासर ये है। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि अब जो है कोई एक महीने बाद अब इस चीज़ पर आगे कार्रवाई होगी, इस मेरिट एलिगेशन को, मेरिट को चेक करने के लिए कि क्या वो वाकई नस्ल कुशी में मुलव्वस हैं। ये एक लंबी एक गेम है, एक लंबा केस है, और ये उसका यानी कि साल भी लग सकते हैं उसको साबित करने के हवाले से या उस पर प्रोसीडिंग के हवाले से। तो ये तो है ओवरऑल। अब यह है कि साउथ अफ्रीका जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो इतना एक्टिव क्यों है। तो नाजरीन, साउथ अफ्रीका और जो फ़लस्तीन वाले हैं, जो साउथ अफ्रीका के जो स्याह फार्म लोग हैं और जो फ़लस्तीनी हैं, वो दोनों जो हैं वो गोरे के डसे हुए हैं। बेसिकली उधर जो अपार्थाइड रजीम है वो गोरों ने ही कायम किया हुआ था कि जिसमें गोरे अलग रहते थे और जो है स्याह फार्म अलग रहते थे। गो के उस टाइम उसका भी उन्होंने एक जवाब तराशा हुआ था, और उस टाइम ये आर्गूमेंट दिया जाता था जी कि असल में कोई लोग जो है ना वो ज़हनी बलूगत उनकी नहीं होती, तो लिहाजा उनको एक डिस्टेंस पे रखना ज़रूरी है। तो खैर वो उनके डसे हुए थे। और जो इधर फ़लस्तीन में जो इसराइली आबाद किए थे ये भी ब्रिटिश मैंडेट के ज़रिए आए थे, तो लिहाजा ये इन दोनों का आपस में प्यार मोहब्बत जो है, जो स्याह फार्म साउथ अफ्रीकन है और जो फ़लस्तीन का इनका पुराना है, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है नेल्सन मंडेला की, और जो फ़लस्तीन की जो यासर अरफात की जमात है PLO, इनका आपस में उस टाइम से एक ताल्लुक़ चलता आ रहा है। तो यानी कि उन्होंने हर बड़ी हिम्मत दिखाई है, और जो है यानी कि मुसलमान मुल्कों में से किसी ने इतनी हिम्मत उसकी नहीं पड़ी। कोई दो चार नारे लगाए हैं लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पाए। तो मेरे ख्याल हम ही आगे बढ़ पाते हैं। ये केस जो है मेरे ख्याल आपको जितना मैंने सुना दिया है इतनी तफसीलात आपको कहीं नहीं मिली होगी। मेरा अपना सर दर्द करना शुरू हो गया है, और मुझे लगता है कि आप भी जो है ना यानी कि मेरी बातें सुन सुन के आपका भी सर दर्द करना शुरू हो जाता है। एनीवे, आगे बढ़ें, चलें जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है कि नाजरीन आपको पता है कि आजकल काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। जो कई सुफरा हैं जो वजारत हारजा के लोग हैं वो जाके साइफर ट्रायल में अपने बयानात रिकॉर्ड करा रहे हैं। उनमें से एक हैं फैसल तिरमिज़ी साहब। फैसल तिरमिज़ी साहब जो हैं, जब ये साइफर वाले वारदात हुई, सारा सब कुछ ये एपिसोड हुई, तो उस टाइम वो एडिशनल सेक्रेटरी थे जो कि अमेरिकन डेस्क के इंचार्ज थे कि जो अमेरिका के साथ डीलिंग वगैरह करते थे।
तो फैसल तिरमिज़ी जो है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है, और फैसल तिरमिज़ी ने बताया जी कि जब खान साहब ने लहराया पेपर उधर परेड ग्राउंड में, और उस टाइम पर उसके बाद मुझे अमरीकी सफ़ीर का फ़ोन आया, अमरीकी 4D अफेयर का। 4D अफेयर कहते हैं कि जो जब अमरीकी सफ़ीर पूरा अमरीकी सफ़ीर मौजूद नहीं ना होता था, अद्धा जो होता है ना, यानी कि जो एक कायम मकाम होता है, वो उसको कह लें कि जो इंचार्ज होता है सफारतखाने का। तो उसका फ़ोन आया, उसने क्या कि सुने जो खान ने उधर चलाया को साढ़े नाल भी शेयर कराया करो। उसने कहा कि वो जो 4D अफेयर थी, उसने कहा कि मुझे वो चाहिए जो खान ने उधर पेपर लहराया है, और मैं चाहूँगी कि वो मैं खुद उठा के तो मैं लेकर जाऊँ, बजाय इसके कि मैं इधर से फैक्स करूँ वाशिंगटन में। और उन्हें कहा कि वाशिंगटन ही ना तुहाड़ियां गल्लां जिहड़ियां ने चंगियां नहीं लगियां। उन्हें कहा कि की जिहड़े पागल जे लोग ने जिन्होंने साड़ा वास्ता पे है। तो उसने कहा जी कि अमेरिका में, यानी कि मैं आपको उसको जो है ना इंग्लिश को मैंने पंजाबी में तर्जमा कर दिया है। तो उन्होंने कहा जी कि इट डिडेंट गो वेल विद द DC का मतलब यह है कि वाशिंगटन DC, यानी कि आमतौर पे कैपिटल एक गवर्नमेंट को या कोई की बात करनी हो तो कैपिटल की बात होती है। जिस तरह जो हमारा सफ़ीर है वो इस्लामाबाद की बात करेगा, यानी कि जो पाकिस्तान का कैपिटल है या पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत है। तो उसने कहा कि वो हमें कागज़ चाहिए। तो जो तिरमिज़ी साहब हैं वो कहते हैं कि वो मैंने आगे शाह महमूद कुरैशी साहब को वो व्हाट्सएप भेज दिया जो मुझे अमरीकी सफ़ीर ने भेजा। तो उन्होंने क्या ना भाई ये कागज़ जो है ना ये किसी को नहीं देना, ठीक है, ये अपने पास रखना है। ये साइफ़र जो है ना ये किसी के पास नहीं जाना चाहिए, अमरीकी सफ़ीर मांगे लेकिन आपने नहीं देना। तो खैर ये उनका था कि भाई यानी कि हमने उस टाइम शाह साहब ने रोका था, हमने फिर जो है ना वो उनके पास नहीं जमा कराया, उनको दिखाया नहीं है। और दूसरा ये है कि जो असद मजीद थे जो साइफ़र के मौरख हैं, यानी कि उन्होंने कोई किताब लिखी होती तो शायद इतनी मशहूर ना होती जितना उनका भेजा हुआ साइफ़र जो है वो मशहूर हुआ है, हार्ड सेलर हुआ है। तो उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है। और असद मजीद साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि मेरी जो है ना यानी कि मेरी आने वाली नस्लों की तौबा। उन्होंने कहा जी कि मैंने जो साइफ़र लिखा है मुझे नहीं पता था कि इसका जो है ना ये हशर होगा। हालांकि मुझे उसमें कोई कॉन्स्पायरेसी नज़र नहीं आई, ना ही फ़ॉरेन ऑफिस कोई उससे कंक्लूड कर सका कि इसका मतलब जो है वो कॉन्स्पायरेसी बनता है। और यही बात जो है आगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी गई, तो उधर भी यही साबित हुआ कि इसमें कोई ऐसी कॉन्स्पायरेसी नहीं थी। अमरीकी जो है हम पे गुस्से आए हुए थे हमारी हरकतों की वजह से, तो उन्होंने जो है गुस्सा अपना निकाला। और दूसरा ये है कि जो इस तरह की जो अगर आप आपस में भी यानी कि एक एक जो है एक पब्लिक स्टेटमेंट देने के बजाय आपस में बैठ कर भी एक दूसरे से कोई तत्ती ठंडी तुसी नहीं गल्लां एक दूसरे को सुना सकते, आपस में कोई गुस्सा हो तो उसका इजहार नहीं कर सकते, तो फिर तो इसका मतलब है उसके बाद जंग शुरू हो जाएगी ना। यानी कि वो अगर आप ये भी नहीं कर सकते कि आप किसी से जो आपने एक फ्रैंक कन्वर्सेशन कर सकें, तो इसका मतलब है कि या तो फिर आप जो है अपनी अपनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, तो या फिर जंग करेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि इसका एक बहुत ज़्यादा ये साइफ़र के पब्लिक होने का जो नुकसान है या इसको पोलिटिसाइज़ करने का नुकसान, वो हमारे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर बहुत बुरा असर पड़ा है। और इसके अलावा रिपोर्टिंग कल्चर पर भी, रिपोर्टिंग कल्चर का उनका ये मकसद था कि हमने यानी कि जो एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जदों उन्होंने रोटी तो बुलाया सी दोपहर की रोटी थे, तो उधर जो है ये तय था मेरे पास भी कोई 3-4 अपने जड़े ने जने बैठे सन, यानी कि जो डिप्लोमेट थे, एक डिफेंस सताशी थे, एक जो डिप्टी हेड ऑफ द मिशन थे जो पाकिस्तान के हैं, एक को पॉलिटिकल काउंसलर थे। तो उन्होंने कहा कि 3 मुनकर नकीर थे, मैं भी नाल लैके बैठा था, और जो डोनाल्ड है उसके साथ भी आए हुए थे। और दोवां पासे जो है ना कलमा जड़ियाँ ने बिल्कुल तेज़ हुई हैं सन कि इन्होंने लिखना है। तो मिनट्स के बारे में तय था कि ये हम जो भी बात कर रहे हैं ये मिनटिंग होगी, और मिनटिंग का मतलब ये है कि अपनी अपनी गवर्नमेंट तक वो बात जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो वो उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड जो है वो बड़ा बदतमीज़ आदमी है, उसको ज़रा सुलझे अंदाज में बात करनी चाहिए थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि इनको जो है ना एक ज़रा इनको बुला के ना कॉन्शन खिंचो, यानी कि एक वो डिमार्श इशू करें। तो वो उन्होंने कहा जी कि हमें क्या पता था कि ये इस तरह का धमाका हो जाएगा और जो हमारी हुकूमत है उसका ये तर्जुमा अपने अंदाज में कर लेगी। तो आपने बाकी वो सरदार जी का वो लतीफ़ा तो सुना होगा कि वो जब अंग्रेज़ के ज़माने में उन्होंने कहा था कि इट इज़ हाईली अनाउंस्ड, तो उसका जो उर्दू में पंजाबी में जिस तरह तर्जमा हुआ था वो तो मैं इधर बयान नहीं कर सकता, लेकिन इधर जो तर्जमा हुआ है ना साइफ़र का वो कमाल ही हुआ। तो खैर ये थी साइफ़र के हवाले से। और आहर पे जो है वो PTI के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल रहा है। चलें उनके जो पार्टी चेयरमैन हैं उनको तो, जो फाउंडिंग चेयरमैन है बानी चेयरमैन, उनको तो इजाज़त नहीं मिली, लेकिन जो उनके सदर हैं जनाब चौधरी परवेज़ लाई साहब उर्फ गुजराती है, उनको
उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। इसके अलावा सनम जावेद जो है वो भी इलेक्शन लड़ेंगी। और जो शौकत बसरा साहब हैं वो भी को कुरान रख के तो कस्में दे के तो उन्होंने को वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह अपनी जारी की हुई थी, वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा को उमर असलम साहब हैं वो भी करेंगे, और मेजर ताहिर सादिक जो कि इनके बहनोई हैं परवेज़ लाई के, उनको भी इजाज़त मिल गई है। तो नाजरीन अब तक के लिए इतने ही। मैंने ना कोई 1-2 दिन में आप पर ये भी आपको एक प्रोग्राम करके दिखाना है कि पंजाबी बोलनी क्यों ज़रूरी है, मैनू क्यों है बार बार त्रोटक होती है, ये मैं आपको बताऊंगा मेरे हले 1-2 दिन में, कल ही हो सकता है मैं बता दूं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।